हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफीज वर्ल्ड, सोफी का संसार। आज इसका 25वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है कांट। देखते हैं लेखक के विचार। मेरे ऊपर सितारों भरा आकाश और नैतिक नियम मेरे भीतर। मैंने इस एक दिन में पहले किसी भी दिन की तुलना में बहुत सीखा है। मुझे यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि सोफी के स्कूल से आने के बाद 24 घंटे हुए नहीं हैं कि उसे पहला लिफाफा मिल गया है। कितना विचित्र है कि पढ़ने में इतना कम समय लगता है, किंतु मैं इसके लिए अफसोस किए बिना नहीं रह सकती। मॉम के लिए नहीं, सोफी के लिए। हाँ, क्यों? बेचारे लड़के पूरी तरह से भ्रमित है, किंतु वही अकेली। तुम यह कहने जा रहे थे कि वह बनी ही ऐसी है। हाँ, कुछ ऐसा ही। मैं सोचती हूँ कि सोफी और अल्बर्ट वास्तव में अस्तित्ववान हैं। जब मैं घर जाऊंगा तो हम इस बारे में और बात करेंगे। ओके? अच्छा, शुभ दिन। क्या? मेरा अभिप्राय है शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नींद आने से पहले उसने बड़े रिंग बाइंडर से कुछ पन्ने और पढ़े। सोफी ने हिडले के पिता से मिला पत्र वापस अंगीठी पर रख दिया। वह यूएन के बारे में जो कहता है वह महत्वहीन नहीं है, अल्बर्टो ने कहा, किंतु मैं नहीं चाहता कि वह मेरे दर्शनशास्त्र प्रस्तुत करने के काम में हस्तक्षेप करे। मैं नहीं सोचती कि आपको इसकी आवश्यक चिंता करनी चाहिए। खैर, जो भी हो, आगे आगे से मैं ऐसी सब असाधारण बातों को, जैसे समुद्री सांप आदि की अपेक्षा करूंगा। आओ यहाँ खिड़की के पास बैठते हैं। मैं कांट के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सोफी ने ध्यान किया कि दो आराम कुर्सियों के बीच छोटी मेज पर एक जोड़ी चश्मे पड़े हुए थे। उसने यह भी देखा कि ये लेंस लाल थे। हो सकता है यह गाढ़े धूप के चश्मे हों। इमैनुएल कांट का जन्म पूर्वी प्रुशिया के कोनिग्सबर्ग नामक कस्बे में हुआ था। उसके पिता श्रेष्ठ काठी बनाने वाले थे। वह जीवन भर 80 साल की उम्र होने और मरने तक वहीं रहा। उसका परिवार गंभीर रूप से धर्मपरायण, ईश्वर प्रेमी था। ईसाई आस्था की नींव को बनाए और बचाए रखने की आवश्यकता है। बर्कले की तरह वो भी यही मानते थे। मैंने बर्कले के बारे में बहुत सुन रखा है। धन्यवाद। कांट उन दार्शनिकों में पहला है जिनके बारे में हमने अब तक सुना है कि वह विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र पढ़ाता था। वह दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर था। प्रोफेसर दार्शनिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह आदमी है जो अपने दार्शनिक प्रश्नों की उत्तर ढूंढ रहा है। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जो दर्शनशास्त्र के इतिहास का विशेषज्ञ है, किंतु वह आवश्यकीय रूप से अपना दर्शन निर्माण नहीं करता। और कांट इस प्रकार का था। कांट दोनों था। यदि वह केवल प्रखर बुद्धि का प्रोफेसर और दूसरे दार्शनिकों के विचारों का विशेषज्ञ होता तो वह दर्शनशास्त्र के इतिहास में अपने लिए कोई स्थान नहीं बना सकता था। किंतु नोट करने की महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीत की दार्शनिक परंपरा का उसे बहुत बढ़िया ज्ञान था। कांट का विचार था कि जब हम दुनिया की धारणा बनाते हैं तो भान होने और तर्क करने यानी दोनों का ही अपना योगदान है। किंतु वह सोचता था कि तर्कवादी अपने दावों में कि तर्क का कितना योगदान हो सकता है कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। और उसका यह विचार था कि अनुभववादियों ने भी इंद्रिय जनित अनुभव पर जरूरत से ज़्यादा जोर डाला है। आइए इसके बजाय एक छोटा सा परीक्षण करते हैं। क्या तुम उस मेज से जरा वे चश्मे उठा लाओगी? धन्यवाद। अब इन्हें पहन लो। सोफी ने चश्मे को पहन लिया। उसके चारों ओर हर चीज लाल हो गई। हर हरे के रंग वाली चीजें गुलाबी हो गई और गहरे रंग वाली शुक्र
लाल, तुम क्या देखती हो? मुझे बिल्कुल वे ही चीजें दिख रही हैं जो पहले थी, सिवाय इसके कि अब वे लाल हैं। ऐसा इसलिए है कि लाल शीशे आपके सत्य बोध के तरीके की सीमाएं बना रहे हैं। तुम जिस किसी भी चीज को देख रही हो, यह तुम्हारे चारों ओर दुनिया की चीज है, किंतु तुम इन्हें देखती कैसे हो, इसका निर्धारण पहने हुए शीशे कर रहे हैं। अतः तुम यह नहीं कह सकती कि दुनिया लाल है, हालांकि तुम इसे लाल देख रही हो, नहीं वास्तविक है। अब यदि तुम जंगल में चलो या कैप्टेन्स बेंडेड से होकर घर जाओ, तो तुम हर चीज को वैसे ही देखोगी जैसे स्वाभाविक रूप से देखती थी, किंतु इससे पहले तुमने जो भी देखा अब वह लाल होगा। हाँ, जब तक मैं इन शीशों को उतार नहीं देती। और यह सोफी बिल्कुल वही है जो कांट का अभिप्राय था जब उसने कहा था कि कुछ स्थितियां शर्तें हैं जो मन की कार्यप्रणाली को शासित करती हैं और मन उनसे प्रभावित होकर दुनिया का अनुभव करता है। मनुष्य का मन केवल अकर्मक मोम नहीं है जो बाहर से मात्र संवेदन ग्रहण करता है। मन उस प्रक्रिया पर अपनी छाप छोड़ता है जिससे हम दुनिया को समझते हैं। आप इसकी तुलना शीशे के एक घड़े से कर सकते हैं। जब उसमें पानी डाला जाता है, पानी अपने आप को घड़े के ऊपर में ढाल लेता है, घड़े के रूप में ढाल लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बोध समय को हमारी समय विघात्मक ज्ञानवृत्ति के रूप में अनुरूप ढाल लेते हैं। मैं सोचती हूँ कि आपका अभिप्राय मेरी समझ में आ रहा है। कांट का दावा था कि यह केवल मस्तिष्क ही नहीं है जो चीजों के समरूप हो जाता है, चीजें भी मन के समरूप हो जाती हैं। कांट इसे मानव ज्ञान की समस्या को समझने के प्रयास में ओपरनिकन शांति कहता है। अब सोफी ने उस लिफाफे पर नजर डाली जो उसे दिया गया था। यह हिडले के लिए संबोधित था। उसने इसे खोला और बोल बोलकर पढ़ने लगी। प्रिय हिडले, यदि मानव मस्तिष्क को समझना हमारे लिए सरल होता तो हम इतने मूर्ख हैं कि इसे समझ न पाते। अल्बर्टो ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं सोचता हूँ कांट ने भी कुछ इसी तरह की कोई बात कही थी। हमसे यह समझने की आशा नहीं कर सकते कि हम क्या हैं। हो सकता है कि हम एक फूल या कीड़े को तो समझ लें, किंतु हम अपने आप को कभी नहीं समझ सकते, और इससे भी कम हम विश्व को समझने की आशा करें। सोफी ने कागज के टुकड़े को खोला और पढ़ा। प्रिय हिडले, यह बहुत बुरी बात है कि अल्बर्टो ने सोफी को यह भी नहीं बताया कि कांट ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की वकालत की थी। उसने अपने शोध प्रबंधन में लिखा कि सब देशों को एक लीग ऑफ नेशन में इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये सभी देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आश्वासन देगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका स्थान यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने ले लिया। इसलिए तुम कह सकती हो कि कांट यूएन विचार का जनक है। कांट का मुख्य बिंदु यह था कि मनुष्य का व्यवहारिक तर्क राष्ट्रों से यह अपेक्षा करता है कि वे प्रकृति की जंगली अवस्था से बाहर निकले, क्योंकि इससे युद्ध होते हैं और देशों को शांति बनाए रखने के लिए आपस में संपर्क में रहना चाहिए। यद्यपि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का रास्ता लंबा और कठिन है, फिर भी हमारे यह कर्तव्य है कि हम समूचे विश्व में स्थायी शांति के लिए प्रयत्नशील रहें। इस प्रकार की लीग की स्थापना कांट के लिए बहुत आगे का लक्ष्य था। तुम लगभग कह सकती हो कि दर्शनशास्त्र का अंतिम लक्ष्य था, और मैं इस समय लेबनान में हूँ। डैड। सोफी ने नोट को अपनी जेब में रखा और घर की ओर चल दी। यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होता है, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।